नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7। और हम मिल रहे हैं आज एक विशेष कारणवश। आप लोगों को पता ही है कि एस्टेट के नोटिफिकेशन के लिए खबरें चल रही हैं और एस्टेट का नोटिफिकेशन आपका इसी महीने में आपको 7 तारीख के बाद तुरंत देखने को मिलेगा। तो आपके पास एक अच्छा खासा समय हो जाता है कि आप लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त करके एकदम दुगनी स्पीड से, दुगने तेज गति से आप लोग आगे बढ़ें। तो आप लोगों के लिए यही कामना है और मैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकती हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब के लिए, आप लोगों की शंकाओं के समाधान के लिए और आप लोगों की तैयारी में आप लोगों का सहयोग करने के लिए, वो मैं करने के लिए तत्पर हूँ और कर भी रही हूँ और करूँगी आपके बिल्कुल उस क्षण तक जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। और परीक्षा के बाद भी जब रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं तो उस समय भी मन में ऊहापोह चल रही होती है कि हम लोग अपनी हमारी जो परीक्षा हमने दी है, इस परीक्षा के लिए इंतज़ार करना हमारे लिए दुश्वार हो रहा है कि कब हमें पता चलेगा कि हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं, कब हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने ये एलिजिबिलिटी परीक्षा पास कर ली है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। और आज बात करने वाले हैं हम लोग हमारे पैटर्न पर, बात करने वाले हैं हम लोग हमारी एलिजिबिलिटी पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपका गणित विषय का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, हिंदी का हो, अंग्रेज़ी का हो, उर्दू का हो, चाहे किसी भाषा का हो, चाहे किसी अन्य विषय का हो, या आपका जैसे संगीत विषय है, कला विषय है, नृत्य विषय है, या आपका फिजिकल एजुकेशन है, कोई भी विषय हो, सभी विषयों के लिए जो सामान्य अहर्ताएँ हैं, सामान्य न्यूनतम जो चीज़ें हैं अहर्ताएँ, वो सारी सेम होती हैं। बाकी अलग अलग विषयों में जो विषय संबंधी अहर्ताएँ हैं, विषय संबंधी जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए सेम होती है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ संगीत विषय के विषय में, लेकिन आप लोग अगर किसी अन्य विषय से भी हैं तो भी आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हम लोगों को अहर्ताओं में क्या क्या चाहिए होगा। तो एस्टेट म्यूजिक पे सबसे पहले पेपर 1 की बात करूँगी मैं आपसे कि पेपर 1 में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए और आप लोगों को किन किन चीज़ों पर काम करना होगा अपने पेपर 1 के लिए। तो संगीत विषय जिसका कोड है 114, और आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नहीं रहने वाली हैं, जो पहले थी वैसे ही अभी भी रहेंगी। तो न्यूनतम अहर्ता जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप एस्टेट पेपर 1 भरना चाहते हैं टीजीटी के लिए तो आपको न्यूनतम अहर्ता के तौर पर कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट के बराबर डिग्री भी चलेगी, 12वीं प्लस उसके साथ में संगीत प्रभाकर या आपने प्राचीन कला केंद्र से या कहीं गंधर्व महाविद्यालय से, या इसके अलावा मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक जिसे आप लोग भातखंडे संगीत संस्थान कहते हैं, ग्वालियर के किसी कॉलेज से जो कि संगीत विद्यालय है, कहीं से भी अगर आपने ग्रेजुएशन के बराबर की डिग्री ली है तो भी वो मान्य होगी, क्योंकि पिछली बार भी वो मान्य रही है तो इस बार भी वो मान्य होगी। साथ ही आप लोगों को एस्टेट के लिए 12वीं पास होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन ना हो के वो फलां डिग्री है, या फिर आपने बीपीए किया हो, बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, या आपने बीए म्यूज़िक किया हो, या फिर आपने बी म्यूज़िक किया हो, बैचलर्स इन म्यूज़िक, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है 12वीं के साथ, तो आप लोग एलिजिबल हैं एस्टेट पेपर 1 की परीक्षा के लिए। तो इसमें लेकिन मार्क्स कितने आने चाहिए वो खास बात बनती है कि आपके जो नंबर होने चाहिए वो 50% अंक होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने, या मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आपने संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष आपने अहर्ता प्राप्त की हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने विशारद किया हो, संगीत प्रभाकर किया हो, या संगीत प्रवीण आपके पास हो। प्रवीण तो खैर मास्टर्स की डिग्री के बराबर होती है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया होगा तभी आप प्रवीण कर पाओगे। तो कहने का मतलब है ग्रेजुएशन म्यूजिक में या उसके बराबर की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस 12वीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन या उसके बराबर की डिग्री में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर इससे कम अंक हैं तो आप लोग इन एलिजिबल हैं, तब आप एस्टेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे पेपर 1 के लिए। और मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में लिखा है कि किसी भी प्रकार का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि पहले जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिन बच्चों का TRE 3.0 या 2.0 में सिलेक्शन हुआ था, उसमें लगभग जितने भी आपके बोर्ड्स हैं, जितने भी संस्थान हैं जो संगीत के लिए हैं, जहां से ग्रेजुएशन के बराबर की अहर्ताएं आपको प्राप्त होती हैं, उन सभी के लिए मान्यता है। तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, चाहे हम प्राचीन कला केंद्र से हों, चाहे हम लोग प्रयाग संगीत समिति से हों, चाहे भातखंडे संगीत संस्थान से हों, चाहे माधव संगीत विद्यालय से हों, चाहे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से हों, चाहे इंदिरा कला केंद्र से हों, मतलब कहीं से भी हों, आप सभी लोगों को मान्यता प्राप्त होगी। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से ना होकर इनमें से किसी से हैं तो ठीक है, चाहे आप गंधर्व से हों। इसके बाद एलिजिबिलिटी में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि संगीत के लिए आपको अगर पेपर 2 देना है, यानी कि आप लोग पीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो न्यूनतम अहर्ताएं होंगी उसमें 50% अंक आपको चाहिए मास्टर्स में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
या मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आपने संगीत की शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि ली हो, या उसके सामान्य, मतलब उसके सामान्य क्या क्या हो सकता है, उसके सामान्य आपका संगीत प्रवीण हो सकता है, या और ऐसी कोई डिग्री जिसको मान्यता दी जाती है मास्टर्स के बराबर, चाहे वो गंधर्व से हो, चाहे वो भातखंडे संगीत संस्थान से हो, प्राचीन कला केंद्र से हो, या किसी अन्य जगह से भी। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो बोर्ड आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपने मास्टर्स की डिग्री ली है और उसमें कम से कम 50% अंक है या उससे ज़्यादा, तो आप लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप लोग पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कह रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में फिर से अगर कोई किसी भी तरीके का निर्णय है तो प्रशासकीय विभाग मान्य होगा। हालांकि मैंने आपको इसके विषय में बता दिया कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं जो सबके लिए सेम ही हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा रहने वाला है, चाहे आप साइंस से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप मैथ से, चाहे एसएसटी से, हिंदी इंग्लिश, या आपका उर्दू, या आपका अन्य कोई विषय, चाहे आपका कला हो, चाहे आपका वाणिज्य हो, कोई भी आपका विषय हो, सभी विषयों में एक चीज़ और कॉमन है, और वो है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 100 अंक जो हैं वो निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट विशेष से, मतलब आप हिंदी से हैं, अंग्रेज़ी से हैं, मैथ से हैं, या आपकी एसएसटी है, या आपका साइंस है, या आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बॉटनी है, कोई भी विषय है, चाहे आपका संगीत है, जिस विषय से आप पेपर 1 या पेपर 2 दे रहे हैं उस विषय के जो टोटल अंक होंगे, 100 अंकों का पेपर आपका उसका सब्जेक्ट विशेष का आएगा। इसके अलावा 50 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो शिक्षण कला पे होंगे, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे होंगे, और बाकी जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी, जैसे कि चाइल्ड पेडागोजी वगैरह, उस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे 50 नंबर में। तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 100 नंबर का हो गया, और आपका जो बाकी की चीज़ें हैं, शिक्षण कला और अन्य दक्षताएं, जिसमें रीजनिंग के भी कुछ सवाल देखने को मिल जाते हैं, करंट के कुछ सवाल देखने को मिल जाते हैं, इसके अलावा मैथ्स के कुछ सवाल, तो 50 सवाल होंगे सब मिला के। तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कुल जमा 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और साथ ही इस पेपर में न्यूनतम अंक और अधिकतम आयु सीमा भी दी गई है कि अधिकतम आयु सीमा कितनी है, कौन सी उम्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की कि आप फॉर्म भर पाएँ। तो अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं, यानी कि आप यूआर कैटेगरी से हैं और आप पुरुष हैं, तो आपकी मैक्सिमम आयु 37 वर्ष हो सकती है। अगर उससे अधिक है तो आप एस्टेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ना ही पेपर 1 ना ही पेपर 2। अगर आप लोग अनारक्षित महिला हैं यानी कि यूआर फीमेल कैटेगरी से, तो मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष है। अगर आप 40 वर्ष से अधिक के हैं, या 40 वर्ष आपके पूरे होने वाले हैं, 41 के आप होने वाले हैं, तो भी आप ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग से हैं, पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी, तो भी आपकी मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। अगर आप लोग अति पिछड़ा वर्ग से हैं, पुरुष या महिला में, तो भी आपकी मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, जिसमें कि आपके महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो 42 वर्ष मैक्सिमम आयु है। अनुसूचित जनजाति वाले पुरुष या महिलाओं की आयु जो है वो 42 वर्ष मैक्सिमम है। तो ये आपकी आयु सीमा हो गई जो आप लोगों को पूरी रखनी है, ठीक है। इसी आयु सीमा में आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप लोग, मैं बात करूं मार्क्स के ऊपर कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, तो उस पर भी मैं ज़रा चर्चा कर देती हूं कि मिनिमम मार्क्स आपके कितने चाहिए, आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। तो देखिए सबके अलग अलग हैं, कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो 16/7 सन 2007 के आलोक में कुछ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का जो उत्तीर्णांक है या जो 25 का होने वाला है वो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, नियम वही रहने वाले हैं। पिछली बार जो नियम रहे वही नियम इस बार भी रहने वाले हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक होने चाहिए, आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, तब आप माने जाएंगे कि आपने एस्टेट पास कर लिया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको मिनिमम 45.5% अंक लाने होंगे, तब आप पास कर पाएंगे। अगर आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 42.5% अंक लाने होंगे, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 40% अंक लाकर आपकी एस्टेट की परीक्षा पेपर 1 या पेपर 2 पास करनी होगी। अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो आपको 40% अंक लाने होंगे, और अगर आप महिला हैं तो भी आपको 40% अंक लाने होंगे। ध्यान रखिएगा, महिला किसी भी वर्ग की हो, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। मिनिमम मार्क्स आपके 40% होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, तब आपका यही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये आपका मार्क्स क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स आपके इतने होने चाहिए, तब आप एस्टेट पास माने जाएंगे। इसके अलावा
कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। अगर आप लोग सामान्य या आर्थिक रूप से कमज़ोर या सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनमें से किसी भी वर्ग से हैं, तो एक पेपर के लिए आपको 960 रुपये देने होंगे। और दोनों पेपर अगर आप देना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, 9वीं 10वीं के लिए भी और 11वीं 12वीं के लिए, तो कंबाइंड आपको 1440 रुपये देने होंगे। और अगर आप लोग अत्यंत जो आपकी अनुसूचित जाति होती हैं या अनुसूचित जनजाति होती हैं या दिव्यांग अगर आप लोग हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 760 रुपये, और अगर आप दोनों सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो 1140 रुपये आपको फ़ीस भरनी होगी। पिछली बार की ये थी, इस बार की हम लोग देखेंगे, आने वाले समय में आप लोगों को पता चली जाएगी। तो फ़ीस कुछ ऐसी रहने वाली है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उन पर मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि एस्टेट की परीक्षा के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है पेपर का फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और साथ ही साथ 10th की सनद भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी एज डिसाइड की जाएगी। उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी ना, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी असली मानी जाएगी, आपसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, इंटर की आपकी सनद होनी चाहिए आपके पास और मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। और फिर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। ऐसे ही मास्टर्स की डिग्री भी होनी चाहिए और मास्टर्स की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट, और साथ ही आपकी डिग्री। अगर आप किसी ऐसे विषय से हैं जिसमें डिग्री चाहिए बीएड की, क्योंकि संगीत के लिए अभी तक बीएड की डिग्री नहीं मानी गई है, मांगी, मुझे लगता भी नहीं आगे मांगी जाएगी, क्योंकि केवल यूपी ने मांगी, इससे पहले कभी किसी ने मांगी नहीं है। यूपी पहला ऐसा प्रदेश बना है जिसने बीएड की डिग्री मांगी है आपके म्यूज़िक में, है ना। इसके अलावा अगर आपकी और कोई शैक्षणिक योग्यताएं दिखती हैं जो कि एस्टेट में पूछी जाएंगी तो वो भी, और साथ में आपका आधार कार्ड वगैरह ऐसी चीज़ें आप लोग दुरुस्त करके रखना, पूछा जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दुरुस्त तरीके से। किसी के पास नहीं है तो अरेंज कर लो, ठीक कर लो। ठीक है। अगर आप किसी तरीके के जाति से हैं तो उसके लिए आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए लगाने के लिए जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, और साथ ही आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप लोग आपकी जो आने वाला जो रिलैक्सेशन है जो दिया जा रहा है आवास के हिसाब से, यानी कि अगर आप लोग रिहाइश हैं आपकी बिहार से, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी से आप फॉर्म भर पाएंगे, आपको लाभ मिल पाएगा, है ना। तो अगर आप लोग भी उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बिहार का अपना डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल लागू हो चुका है 82% के हिसाब से, तो आप लोग अपना डोमिसाइल तैयार रखिएगा, क्योंकि डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं तो आप लोग एस्टेट का फॉर्म भर पाएंगे। और ऐसी ही और जानकारी अगर आप चाहते हैं एस्टेट के विषय में तो वो मैं आपको देती रहूँगी। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप लोग मुझे यहीं पर देख सकते हैं। हर बार मैं आपको एक नई खबर के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ, या कह सकते हैं एक नई सूचना के साथ आप लोगों को मिलूंगी, और आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान या उनका निराकरण करने के लिए मैं आपके सामने हमेशा खड़ी रहूँगी। और आप लोगों को आपका जो भरोसा है हमारे ऊपर, उसको बनाए रखने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। हर सब्जेक्ट का हर टीचर आप लोगों के लिए तत्पर है। आप लोग बस निश्चिंत रहिए और बिल्कुल सीधी, कहते हैं ना कि अर्जुन की जो आँख है वो मछली की आँख पर लगी होनी चाहिए एकदम, तो वैसे ही आप लोगों को करना है। आप लोगों के साथ हम ऐसे ही बने रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लूँ आप सबको मेरी तरफ से। नमस्कार।